नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज हम हिंदी काव्य में कूट से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं 2004 से 2019 तक के प्रश्न, उनको मैंने संग्रहित किया है। और ये प्रश्न आदिकाल, रीतिकाल, छायावाद और प्रयोगवाद नई कविता से प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न 2018 से 19-20 में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्नों को मैंने आज के वीडियो लेक्चर में संग्रहित किया है। और अब तक हमने 60 वीडियो लेक्चर कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए और नोटिस करिए कि किस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं और एडवांटेज लीजिए उन सारे वीडियोज़ का। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। आदिकाल से जो कूट वाले प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्प दंत द्वारा रचित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2019 में पूछा जा रहा है पुष्प दंत द्वारा रचित नहीं है। अब यहाँ पे हमने आंखें बड़ी बड़ी करके देख लेनी है कि पूछा जा रहा है हाँ या ना में। अब पुष्प दंत द्वारा रचित रचनाएं पूछी जा रही हैं नहीं है जो, तो यहाँ पे ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें बताना है कि इसमें से कौन सी पुष्प दंत की रचनाएं नहीं है। लेकिन ये सारी रचनाएं पुष्प दंत की हैं और विकल्प में हमें यहाँ पे मतभेद है। तो आयोग ने मतलब यूजीसी नेट ने, एनटीए ने सभी को इसके मार्क्स दिए थे। तो इसकी जो रचनाएं हैं पुष्पदंत की वो देख लेते हैं। 63 महापुरीम, गुणालंकार, ऋण कुमार चरऊ, जसहर चरऊ, ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। ऊपर जो 4 विकल्प दिए हैं ये चारों रचनाएं पुष्पदंत की हैं। और यहाँ पे मैंने आगे जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। अब ये जो कथन वाले जो प्रश्न आए हुए हैं ये आपको प्रश्न तभी आप सॉल्व कर पाओगे, हल कर पाओगे जब आप रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसको अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछे गए हैं। अब 2018, 19, 20 में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से कथन वाले प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको छांट पाएंगे, इसके विकल्प को। तो यहाँ पे पूछा है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो जो सही विकल्प है वो है सी और ए। व्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। और सी विकल्प, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा कथन है सिद्धों के लिए रामचंद्र शुक्ल का। तो विकल्प ए और सी ये सही हो जाएंगे, बाकी बी और डी गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न भक्तिकाल से जून 2012 का प्रश्न है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और बी कथन में यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इनमें से कौन सा सही है। ये ए और बी ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दोनों ही आंशिक सही हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और बी, ब्रज भाषा में पौर्ष वर्णों का अभाव है। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो जो विकल्प ए है, ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, आंशिक सही है। ब्रज भाषा में पौर्ष वर्णों का अभाव है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है। जून 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिल जाएगा, वहाँ से ये विकल्प पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी और डी ऑप्शन सही होगा। अपूर्व भाव, आत्मसमर्पण, भागवत वीरा की पीड़ा का उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। जून 2019 का प्रश्न है। अब ये प्रश्न भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछा गया है। ये जितने भी विकल्प दिए हुए हैं रहीम के बारे में, ये सारी पंक्तियाँ आपको उनके इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास जो बुक है उसमें आप देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें रहीम के बारे में जो सही पंक्ति है वो हमने छांटनी है, कौन सी सही है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम जी, और की दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ए, सी और डी ये विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो रस पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता बतानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रदाशी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न भी आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में देखने को मिल जाएगा उस बुक से। अगला प्रश्न, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिए गए, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? बी, सी और डी। बी, सी और डी ये कथन सही है। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने विभिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोरम पदों में गाया। उनके पद अत्यंत परगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। ये बी, सी और डी इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषता क्या है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछा गया है। तो इसमें रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषता बतानी है, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने के काम करती हैं। तो ए, बी और डी ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। इस चारों विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? कलयुग प्रसंग में क्या लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग सन्यासी ग्रहण करेंगे। ये विकल्प सही है, ए और सी। तुलसीदास के उत्तरकांड में कलयुग प्रसंग में ये गई है जो बात सही है। अगला प्रश्न, अब रीतिकाल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है? जून 2018 का प्रश्न है। ये चार विकल्प दिए हैं जिसमें इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रदान और व्यक्तिगत है और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। रीति मुक्त काव्य कविता की ये विशेषता है। ये प्रश्न आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में भी देखने को मिलेगा और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे और किसी भी प्रतियोगिता सीरीज की जो बुक है उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। मैं आपको ये भी बताती चल रही हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करके आपको बताने का मकसद यही है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 2018, 19, 20 में ये कूट वाले प्रश्न ज़्यादातर उसी में से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में भी, अशोक तिवारी की बुक में भी या किसी भी प्रतियोगिता सीरीज की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बी और डी। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। तो ये विकल्प सही हैं रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणी में। अगला प्रश्न, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ये प्रश्न भी आपको जो बुक मैंने बताई है उनमें से मिल जाएगा देखने को। इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो काव्य की अपेक्षा इसमें अधिक प्रमाणिक है और इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। वीर काव्य की
प्रमुख विशेषताएं हैं। ये 4 विकल्प में ए, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? जून 2019 का प्रश्न है। तो केशव दास की रचनाएं कौन सी हैं? ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। केशव दास की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए और उनकी रचनाओं के कथा वस्तु भी आपको पता होने चाहिए और सन भी पता होना चाहिए। तो केशव दास की रचनाएं कौन सी हैं? इनमें से रसिक प्रिया और विज्ञान गीत, ये केशव दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग से जो प्रश्न पूछे गए हैं कूट वाले, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए, बी और सी। विष्णु प्रिया एक खंड काव्य है, सिद्धराज भी एक खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है और जय भारत मुक्तक काव्य, ये गलत है। तो युगम ए, बी और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप देखते जाइए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह सेट होते हैं। डीए नेट में पूछने का जो प्रश्न का लेवल है वो किस तरह का है, आपने इसी तरह तैयारी करनी है। इनको एक जगह संग्रहित करने का मकसद यही है ताकि आप देख सकें कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं और कितने रिपीट होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। कौन सी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं? तो ये है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे किसी एक कवि की रचनाएं देके उसमें अन्य कवि की रचनाएं देके पूछ ली जाती हैं कौन सी हैं कौन सी नहीं। इस तरह से भी आपने तैयारी करनी है क्योंकि अब 2018, 19, 20 में इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बतानी है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? ए और डी सही है। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अगला प्रश्न, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसमें विकल्प ए और सी सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो इनमें से कौन सा सही है? ए और बी में से? तो दोनों ही आंशिक सही है। अगला प्रश्न, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सुक्षमता और रहस्यवाद में अज्ञात की प्रति जिज्ञासा है। इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो जून 2012 का प्रश्न है जिसमें पहला, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है, ये आंशिक सही है। और जबकि छायावाद में अभिव्यक्ति की सुक्षमता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं? तो आपको सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए, चाहे वो द्विवेदी युग की पूछी है, चाहे रीतिकाल की पूछी है, चाहे वो भारतेंदु की पूछी है, आदिकाल की पूछी है। तो आपको विशेषताएं याद होनी चाहिए। विशेषताओं में से प्रश्न हर बार बनते हैं, तो आपको सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है ये। आत्मानुभूति को अभिव्यक्ति, ये भी सही है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, ये भी सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी सही है। लेकिन छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये आंशिक सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? तो दिसंबर 2018 का प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत की सारी कृतियां आपको याद होनी चाहिए सन के साथ। तो अरविंद दर्शन का प्रभाव किन कृतियों पे पड़ा है? तो वो पड़ा है रजत शिखर और ग्राम्या पर। विकल्प सी और डी सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? जून 2019 का प्रश्न है। तो उत्तर छायावाद से संबंध कौन से कवि हैं? तो वो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल और विकल्प सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो हर काल के कवि आपको याद होने चाहिए। आधुनिक काल के कवि और भारतेंदु मंडल के कवि, द्विवेदी युग के कवि, नई कविता के कवि,
प्रयोगवाद के कवि, इन सारे कवियों के नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कथन कौन सा सही है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ए और सी सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उर्वशी के तृतीय अंक में ए और सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और बी। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, जिसमें ए और बी सही हो जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे मैंने उत्तर नहीं लगाया है लेकिन ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य बताना है इसमें हमने, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। उर्वशी, चंपू और झरना ये काव्य हैं, बाकी तितली और इरावती ये इसके उपन्यास हैं। और हमें ऑप्शन में पूछा है कि काव्य कौन सा है, तो बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया है उत्तर, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद और नई कविता से जो पूछा गया है जून 2012 में। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्व ग्रस्त है, ये आंशिक सही है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, बिल्कुल सही। तो विकल्प ए आंशिक सही और बी बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो इसका सही दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? जून 2018 का प्रश्न है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर से किनका संबंध है? तो वो है विकल्प ए, बी और सी। काम अध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और तीसरा युद्ध दर्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे से है? तो ये 4 विकल्प दिए हैं किनका संबंध अगे से है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। आत्मचेतस और बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ये इनकी रचनाएं हैं जिनका संबंध अगे से है, तो इनका सही उत्तर। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है कौन सा? तो ये है व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, प्रगतिवाद मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से दातम्य कैसे स्थापित करे। अगला डी ऑप्शन, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या ये है कि वो अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ दाम्पत्य स्थापित कैसे करे। ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अंधेरे में कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य तत्व बिंब का, तो ये है कल्पना और इंद्रियता। अगला प्रश्न, बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पना, भाव तथा इंद्रियता, ये लिख दिया, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी ओज्यो कराए, ये पंक्ति है। उपर्युक्त दोहे में महासुई का संबंध किस किस से है? जून 2018 का प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। महासुख महासुई का तत्सम रूप है। महासुख व्रजयानियों का प्रभाषिक शब्द है
और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से देखने को मिल जाएगा, ये पंक्ति वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न। अगला प्रश्न, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, पंक्तियों में तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? जून 2018 का प्रश्न है। ये पंक्ति भी आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में देखने को मिल जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रस से भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। पंक्तियों का तुलसीदास से अभिप्राय यही है, ए और सी। अगला प्रश्न, नगरी काया बुद्धि कीन्हा लेई खोजा पावा तेई चिन्हा पे सूठी अगम पथ बड़ बांका तस मार्ग जस सुई का नाका बांक चढ़ाओ सतखंड ऊंचा चारी बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? जून 2018 का प्रश्न है। ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ये पंक्ति ली गई है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, 4 बसेरे से अभिप्राय, ये बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाके कुटुंब सब ढोर ढोमंत फिर ही अजहू बनारसी आसपास आचार्य सहित प्रिय करही दंडौती तिन तने रविदास दासानुदासा। काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? जून 2018 का प्रश्न है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए बी और सी। लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय की अभिव्यंजना हुई है। ये प्रश्न भी आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, झूठो है झूठो है झूठो है सदा जगू संत कहत जे अंतु लहा है। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? ये पंक्ति में ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ये 4 विकल्प में। इन पंक्तियों में उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागुवार हैं, ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, यों ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहती हैं? दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये विकल्प दिए हुए हैं सी और डी। श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। ये पंक्ति देखने में लग भी रही है बिल्कुल सही होगी, लेकिन विकल्प जो ए और बी दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया, देखिए विकल्प ही गलत लग रहा है पढ़ के। यहाँ पे विकल्प हमें सबसे अच्छा से अच्छा छांटना है कि विकल्प कौन सा अच्छा होना चाहिए। कूट वाले प्रश्न में यही देखा जाता है। और विकल्प यहाँ पे विकल्प बी देखिए, मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तो यहाँ विकल्प देखिए ए और बी दोनों ही गलत लग रहे हैं, पढ़ के ही अटपटे से लग रहे हैं। तो हमने सबसे बेस्ट से बेस्ट कोटेशन में से जो कूट वाले जो प्रश्न है उनमें जो बेस्ट विकल्प है वही छांटने होते हैं ऐसे प्रश्नों में, कूट वाले में। तो विकल्प सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृग उर्छत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति परित गांठ दुर्जन हिये दुई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। अब इसमें में भी हमें सबसे बेस्ट छांटना है कौन सा है। तो ऊपर जो ये कथन दिया गया है इस कथन में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ये एक विभावना अलंकार है और असंगति अलंकार है। आपको अलंकार भी पता होने चाहिए क्योंकि अलंकार से भी ऐसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, कूट वाले प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रसखान। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में क्या प्रमाणित है? जून 2019 का प्रश्न है। ये भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछा गया प्रश्न है। ये 5 विकल्प दिए हैं जिसमें हमें सही छांटना है।
तो विकल्प सही हो जाएगा रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये विकल्प सही हो जाएगा। स्त्री मानवता थी और रस खान का अनादर करती थी, बिल्कुल सही। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे में प्रमाणित किया गया है। ये 5 विकल्प में से ए, बी और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ए, बी और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसकी पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं, किसकी हैं? और देखिए यहाँ पे अब कोटेशन पूछा गया है कि इस कोटेशन का आशय क्या है। तो यहाँ दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। सूर्यास्त हो गया, ये लग रहा है गलत है। ये जो यहाँ पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का यही अर्थ होगा, सूर्यास्त हो गया। देख के पता लग रहा है गलत है। हमने बेस्ट से बेस्ट छांटना है इसमें से। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों पर विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियाँ पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। तो इसमें जो बी और डी सही विकल्प हो जाएगा। ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का आशय यही है, बी और डी। अगला प्रश्न, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी, आगे सदगुरु मिले दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर हमने छांटना है। सही उत्तर हो जाएगा, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ए। और सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ए और सी सही हो जाएगा। लेकिन बी और डी जो देखिए यहाँ पे पढ़ के गलत लग रहा है। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ये देखिए पढ़ के गलत लग रहा है। सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। लाइनें देखिए कैसे लग रही हैं, गलत सी। तो हमने सबसे बेस्ट से बेस्ट छांटना है, जिसमें सही उत्तर ए और सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीन्हू हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भो मन मोहन रिपु मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण की रूप शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना, सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस्ट से बेस्ट इन विकल्पों को छांटना है, जिसमें सही ए और बी लग रहा है, सी और डी पढ़ने से ही गलत लग रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। 2018 और 19 में जितने भी कूट से संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, ये ज़्यादातर प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको समय मिलता है तो उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न उन्हीं में से बनते हैं। और अगर आप पढ़ते हैं उनको, उस बुक को ध्यान से, तो आसानी से ऐसे प्रश्नों के विकल्पों को छांट पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और डेली अपडेट करती रहती हूँ। साथ ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।